एरीज आपकी बर्थ चार्ट में शुरुआत, इनिशिएटिव, करेज, एक्शन और इंडिविजुअल आइडेंटिटी की एनर्जी को शो करता है। ये ज़ोडिएक का पहला साइन है, इसलिए इसमें मैं खुद से स्टार्ट करूँगी वाली एनर्जी होती है। ये फायर एलिमेंट और चर राशि यानी कि मूवेबल साइन है, इसलिए एरीज की जो एनर्जी होती है वो एक्टिव, डायनामिक और चेंज इनिशिएट करने वाली होती है। इसका लॉर्ड जो होता है वो मार्स होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मार्स करेज, स्ट्रेंथ, एक्शन, कंपटीशन, कमांड देना किसी चीज़ को, डिटर्मिनेशन, एनर्जी और फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए एरीज वाले एरिया में हम जनरली डायरेक्ट अप्रोच लेते हैं, जैसे कि पहले एक्शन लेना उसके बाद में सोचना। लेकिन अगर मंगल अफ्लिक्टेड या फिर वीक हो तो वही एनर्जी इम्पेशंस, एंगर, आर्गुमेंट्स या फिर इम्पल्सिव डिसीज़न के फॉर्म में भी बदल सकती है। बर्थ चार्ट में एरीज का एक्चुअल रोल क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले तो देखना होता है कि एरीज कौन से हाउस में है, यानी कि लाइफ का कौन सा एरिया एरीज कवर कर रहा है, एरीज की एनर्जी कवर कर रही है। ठीक है। सेकंड चीज़ हम देखते हैं एरीज का लॉर्ड यानी मार्स कौन से हाउस और साइन में है, यानी कि एरीज वाले एरिया का रिजल्ट क्या रहने वाला है और कैसे मिलने वाला है। थर्ड चीज़ जो है वो हम देखेंगे एरीज में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, यानी कि एरीज की एनर्जी किस प्लैनेट के थ्रू आपकी लाइफ में एक्सप्रेस होने वाली है। और फोर्थ चीज़ हम देखेंगे मार्स की पोजीशन क्या है, वो वीक है, अफ्लिक्टेड है या स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक्शन के और रिज़ल्ट्स के जो क्वालिटी होगी वो कैसी होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज 10th हाउस में हो तो करियर में आप इनिशिएट करोगे नई चीज़ें, लीडरशिप डिमांड करोगे, इंडिपेंडेंस और कम्पिटिटिव नेचर भी आपका दिख सकता है। लेकिन फाइनल प्रेडिक्शन तभी होगी जब मार्स की प्लेसमेंट और 10th हाउस पर कौन से एस्पेक्ट्स हो रहे हैं और 10th हाउस में कोई प्लैनेट है कि नहीं, उसको देख करके हम फाइनल प्रेडिक्शन बनाएंगे। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एरीज यानी मेष राशि 12 हाउसेस में अलग अलग तरह से काम करती है, क्योंकि हर हाउस लाइफ के डिफरेंट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मेष की बेसिक एनर्जी हर जगह में सेम रहेगी, यानी एक्शन लेना, करेज दिखाना, इनिशिएट करना, इंडिपेंडेंस। और मार्स की जो बेसिक एनर्जीज़ है यानी कि रॉ एनर्जी। ठीक है। बस ये एनर्जी जिस हाउस में जाती है उस एरिया में अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हो पाती है। ओके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो कि एरीज किस हाउस में है उसको देख करके फाइनल प्रेडिक्शन नहीं करते। ठीक है। उसके लिए मेष राशि के लॉर्ड यानी कि मंगल की प्लेसमेंट, उसकी स्ट्रेंथ, एस्पेक्ट्स, कंजक्शंस और एरीज राशि में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड है उसको भी देखना पड़ता है। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस में एरीज यानी कि आपकी पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को एरीज बहुत अच्छे से, बहुत इंटेंस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। ऐसे पर्सन का अप्रोच जनरली डायरेक्ट, इंडिपेंडेंट और एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये लोग चीज़ों को स्टार्ट करने में फास्ट होते हैं और लीडरशिप लेना पसंद करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ होती है करेज, कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना और लीडरशिप। ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि इम्पेशंस, यानी कि चीज़ों को स्टार्ट करना लेकिन उस चीज़ के ख़त्म होने तक या कंप्लीट होने तक इनको पेशेंस नहीं रहता। ठीक है। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उतनी ही जल्दी से उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। ओके। और कभी कभी इनके अंदर ये देखा गया है कि ये एक्शन पहले लेते हैं बिना किसी सोचे समझे, और उसके बाद में इनको ऐसा लगता है कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए या फिर वो एनर्जी उनके अंदर उतनी नहीं रहती, तो फिर ये साइलेंटली विथड्रॉ कर लेते हैं उन सारी चीज़ों से। ठीक है।
तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में एरीज़ होने पर मंगल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही लग्न लॉर्ड होता है। ओके, सेकंड हाउस में एरीज़ की बात करते हैं। सेकंड हाउस हमारे इनकम को, फैमिली को और स्पीच को शो करता है। तो यहाँ पे एरीज़ आपकी फैमिली, सेविंग्स, स्पीच और वैल्यूज़ के एरिया में काम करेगा बेसिकली। तो पर्सन हमेशा पैसे कमाने के लिए इनिशिएटिव लेगा, ठीक है, और इंडिपेंडेंट इनकम की डिज़ायर होगी उसके अंदर। उसका स्पीच डायरेक्ट, बोल्ड और कभी कभी ब्लंट भी हो सकता है। ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ ये होगी कि ये अर्निंग के लिए एक्शंस ले सकते हैं, मतलब बहुत इजीली एक्शंस ले पाएंगे। इनके ओपिनियंस अपनी लाइफ को लेकर के स्ट्रॉन्ग होंगे और ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है। चैलेंजेस ये फेस कर सकते हैं जहाँ पे ये इम्पल्सिव स्पेंडिंग करें, बहुत ज़्यादा खर्च करें टू फील गुड, ठीक है, मतलब जोश में आकर के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देना, या फिर फैमिली कॉन्वर्जेशंस में बहुत जल्दी रिएक्ट करना, ये चीज़ें इनके अंदर हो सकती है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस में एरीज़। थर्ड हाउस का जो प्लेसमेंट होता है ना, वो आपके करेज का होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है और आपके सिबलिंग्स का होता है। तो यहाँ पे एरीज़ आपके करेज को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जहाँ पे आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे आप दिखाओगे, वहाँ पे आप इनिशिएट करोगे चीज़ें। तो पर्सन जो है वो कंटेंट क्रिएशन में भी आगे जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हो सकती हैं, जहाँ पे वो अपने थॉट्स को बहुत ब्लंटली सामने वाले तक पहुँचा पाए, ये एबिलिटी होती है उसके अंदर। राइटिंग, मार्केटिंग या फिर सेल्फ मेड वर्क में ये पर्सन एक्टिव हो सकता है। और ये पर्सन को जब भी ये शॉर्ट ट्रिप पे, शॉर्ट ट्रैवल पे जाएगा तो इसको अलग ही मतलब अच्छा फील होगा, ठीक है, क्योंकि एरीज़ आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को नया इनिशिएट करने का देती है। तो ये पर्सन जिसके थर्ड हाउस में एरीज़ है, अगर उसको ऐसा लगता है कि लाइफ स्टक हो गई है, तो ऐसे पर्सन को शॉर्ट ट्रिप्स पे जाने से वो जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उससे वो बाहर निकाल पाएगा खुद को। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये कम्युनिकेट बहुत बोल्ड तरीके से करते हैं, अपनी बातों को ब्लंट तरीके से बोल देते हैं। इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी होती है और ये एफ़र्ट्स लगाते हैं चीज़ों में, ठीक है। चैलेंजेस ये हो सकते हैं इम्पेशेंस, ठीक है, बहुत जल्दी एक्शन लेना और वेट ना कर पाना किसी चीज़ का, और आर्गुमेंट्स या फिर काम इसको जल्दी से स्टार्ट करके और फिर कंसिस्टेंसी लूज़ करना, ये चीज़ इनके अंदर हो सकती है कि ये बार बार नई नई चीज़ें स्टार्ट करे और फिर उसको बीच में छोड़ दे, फिर नई चीज़ स्टार्ट करे फिर उसको छोड़ दे। तो कंसिस्टेंसी में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस होम, मदर, कंफर्ट का होता है और आपकी इनर पीस का होता है। तो यहाँ पे एरीज़ घर और इमोशनल सिक्योरिटी के एरिया में एक्टिव एनर्जी को लेकर के आता है, यानी कि पर्सन को अपने घर के इन्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस और फ्रीडम चाहिए होती है। घर चेंज करने, प्रॉपर्टी के लिए एक्शन लेने या अपनी पर्सनल स्पेस क्रिएट करने की डिज़ायर होती है उस पर्सन के अंदर। क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, आप होम मैटर्स में इनिशिएट करते हो चीज़ें और अपना स्पेस बनाने की ड्राइव होती है आपके अंदर। और कुछ माइनस पॉइंट्स ये हैं कि घर में भी आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आर्गुमेंट्स हो, आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हो, इमोशनल इम्पेशेंस हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है एरीज़ इन फोर्थ हाउस। अगर आप अभी तक यहाँ हैं, इट मीन्स कि आप ये सुनना पसंद कर रहे हैं, आप
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना पसंद कर रहे हैं तो आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा एफ़र्ट मुझे पॉजिटिव फील करवाता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ऐसे वीडियोस अपलोड करूं। ओके, अभी बात करते हैं 5th हाउस में एरीज़। तो 5th हाउस होता है आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी रोमांटिक लाइफ का, आपकी एजुकेशन का, आपकी बच्चों का। तो यहाँ पे एरीज़ क्रिएटिविटी को बोल्ड और एक्सप्रेसिव बना देता है। पर्सन क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, टीचिंग या फिर लीडरशिप में इंटरेस्टेड हो सकता है, और रिलेशनशिप में इस पर्सन की डायरेक्ट अप्रोच हो सकती है, जैसे लव एट फर्स्ट साइट हम बोल सकते हैं। ओके, एक और चीज़, ऐसे लोग कम एफ़र्ट्स में उनको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज मार्स का इफ़ेक्ट आता है 5th हाउस पे। ठीक है, तो अगर ये कम पढ़े तो भी इनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इनके प्लस पॉइंट होते हैं, ये पर्सन कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, क्रिएटिव होता है, और पढ़ाई के मामले में जहाँ पे इसको कंपटीशन मिलता है तो ये और अच्छे से पढ़ पाता है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि रोमांस में, रोमांटिक जो भी चीज़ें हैं उसमें ये इम्पेशेंस हो। ठीक है, इनको जल्दी जल्दी बहुत कुछ चाहिए, और इंटरेस्ट हो सकता है बहुत जल्दी से चेंज हो जाए। सो दिस इज़ एरीज़ इन 5th हाउस। अभी बात करते हैं 6th हाउस में एरीज़। तो 6th हाउस होता ही है कंपटीशन का, सर्विस का, रूटीन का, और आपके लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उसका। तो एरीज़ यहाँ पे पर्सन को चैलेंजेस को फेस करने की फाइटिंग स्पिरिट दे सकता है। तो पर्सन कंपटीशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर हो सकता है, और रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी या फिर एक्शन ओरिएंटेड वर्क ये पर्सन को पसंद आता है, एंड ये सारी चीज़ें उसको एनर्जाइज फील कराती है। ठीक है, स्ट्रेंथ या पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि ये पर्सन के अंदर करेज होता है, कंपटीशन की भावना होती है, और माइनस पॉइंट ये है कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना उसको अननेसेसरी एक्सेलेरेट करते हैं, क्योंकि उससे उनको ड्राइव मिल रही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 7th हाउस में एरीज़। तो 7th हाउस होता है मैरिज और पार्टनरशिप्स का। तो यहाँ पे एरीज़ आपके रिलेशनशिप्स में और पार्टनरशिप्स में इंडिपेंडेंस लेकर के आता है। ठीक है, तो पर्सन कॉन्फिडेंट होता है और स्ट्रॉन्ग विल्ड पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और पर्सनल फ्रीडम इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जिसका एरीज़ 7th हाउस में होता है। इसके प्लस पॉइंट ये है कि ये पर्सन जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में बिलीव करता है, और पार्टनरशिप में ये सामने से इनिशिएट करते हैं लोग। बट माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि जहाँ पे पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ में ही कंपटीशन करने लगता है, या फिर डोमिनेट करने की कोशिश करता है सामने वाले को, या फिर उसको ऐसा फील होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो मुझे डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं बट अपनी इंडिपेंडेंस खोए बिना। ठीक है, बट यहाँ पे भी आप देखो कि 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, वीनस की प्लेसमेंट कैसी है, और नवमांश चार्ट कैसा है, उसको देख करके ही हम फाइनल प्रेडिक्शन बना सकते हैं। अब बात करते हैं 8th हाउस में एरीज़। 8th हाउस होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके सीक्रेट्स का, और आपके लाइफ के एक्सीडेंट्स, सडन चेंजेस का। तो यहाँ पे एरीज़ इंटेंस और एक्शन ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी देता है। तो पर्सन जो है वो हिडन टॉपिक्स, रिसर्च
ऑकल्ट या फिर डीप इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट रखने वाला होता है। लाइफ में सडन चेंजेस के बाद में क्विकली वो चीज़ों से अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। एंड इसके प्लस पॉइंट्स होते हैं कि ये पर्सन जो है क्राइसिस में भी करेज रखता है, रिसर्च माइंडसेट होता है इस पर्सन का, और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के ये पर्सन की अडेप्ट करने की एबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आने पर बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं कि कैसे इस चीज़ को चेंज किया जाए, ठीक है। हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम आने के बाद में उस चीज़ से जल्दी कैसे निकला जाए और निकलने के लिए सही एक्शंस क्या होंगे, ये एरीज़ इन 8th हाउस शो करता है। अब बात करते हैं 9th हाउस में एरीज़। तो 9th हाउस होता है आपकी धर्म, आपकी लक और हायर विजडम का, हायर लर्निंग का, और ऑल्सो लॉन्ग ट्रैवल्स का। यहाँ पे एरीज़ जो है वो आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स में इंडिपेंडेंट अप्रोच देता है, ठीक है। तो पर्सन अपना जो फिलॉसफी है वो खुद डेवलप करना चाहता होगा और न्यू नॉलेज, ट्रैवल या फिर स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन में इनिशिएटिव लेने वाला होगा। ये पर्सन के बिलीव्स बहुत बोल्ड होते हैं और लर्निंग के लिए ये हमेशा रेडी रहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म। यहाँ पे चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि ये अपने जो भी बड़े लोग हैं, टीचर्स हैं या फिर जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं उनसे थोड़ा सा डिसअग्री करते हो, क्योंकि इनकी थिंकिंग थोड़ी सी इंडिपेंडेंट टाइप की और बोल्ड टाइप की होती है। इसलिए बात करते हैं 10th हाउस में एरीज़। तो 10th हाउस होता है आपके करियर का और आपकी पब्लिक इमेज का, ये और आपके वर्क प्लेस का भी। तो ये प्लेसमेंट करियर में लीडरशिप और इनिशिएटिव की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को देता है। तो पर्सन इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम कर सकता है, डिफेंस और एक्शन ओरिएंटेड रोल्स या फिर लीडरशिप पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ये पर्सन जो भी काम करेगा उसमें एम्बिशन होगा, लीडरशिप डिमांड करेगा और इस पर्सन के अंदर करेज होगा अपने करियर को लेकर के, अपने वर्क प्लेस को लेकर के। नेगेटिव पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा इम्पेशेंस हो सकता है अपने करियर को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के, और जॉब से जल्दी बोर हो जाना या फिर करियर डिसीजंस जल्दबाजी में लेना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब बात करते हैं 11th हाउस में एरीज़। तो 11th हाउस आपके जो गेन्स हैं, मैनिफेस्टेशंस, फ्रेंड्स, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनको शो करता है। तो यहाँ पे आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपके गोल्स हैं और इनकम के लिए एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट ला सकता है कि जहाँ पे आप हार नहीं मानने वाले हो। आप एक बार फेलियर मिली, आपने दोबारा से स्टार्ट किया, ओके। तो इनिशिएट करना और एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। तो पर्सन जो है वो फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए और इनकम के लिए, गेन्स के लिए इनिशिएट करेगा और अपने गोल्स को एक्टिवली परस्यू करेगा। और उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहेगा जो लोग एम्बिशियस हो, खुद अपने चीज़ों, अपने जो लाइफ को लेकर के एनर्जेटिक हो, जो करियर ओरिएंटेड हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, सॉरी, ओके। तो इसके पॉजिटिव स्ट्रेंथ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ ये पर्सन खुद से क्रिएट करेगा, क्योंकि इनिशिएट करना है एंड मैनिफेस्टेशन भी जुड़ गया इससे। तो ये पर्सन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा और एम्बिशियस होगा। उसके अलावा नेगेटिव पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो क्विकली, बहुत जल्दी से गेन्स की एक्सपेक्टेशन करे या फिर फ्रेंडशिप्स में कंपटीशन रखे।
अब बात करते हैं 12th हाउस में एरीज़। तो 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस है, फॉरेन लैंड्स है, स्लीप और स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे एरीज़ की एक्शन वाली जो एनर्जी है वो हिडन एरियाज़ में काम करती है, ठीक है। तो पर्सन को सॉलिट्यूड और जो फॉरेन प्लेसेस होते हैं, स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ सॉलिट्यूड, या फिर बिहाइंड द सीन्स वाला जो वर्क होता है ना, उससे कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो इंटरनली प्रोसेस होती है मतलब कि अगर इस पर्सन को एनर्जेटिक फील करना है, अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना है, लाइफ एकदम स्टैग्नेंट फील हो रही है, तो ये पर्सन को अकेले रहना है ताकि इसके मन में नए आइडियाज़ आ पाए और ये अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो ये पर्सन को मी टाइम की ज़रूरत होती है बेसिकली। एरीज़ 12th हाउस का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये पर्सन जो है वो अगर मी टाइम ना करे या फिर सॉलिट्यूड में ना जाए, यह पर्सन अंदर ही अंदर रेस्टलेस फील करता है और एनर्जी को इंटरनली सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये पर्सन के लिए सॉलिट्यूड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो ये था एरीज़ इन ऑल 12 हाउसेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।